आज टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा मगध विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य के इतिहास पे जो बातचीत चलती है लगातार, उसके अंतर्गत मैं विनोद कुमार सिंह हिंदी विभाग की ओर से आज जो बातचीत करने जा रहे हैं उस पर हम देखते हैं कि आधुनिक काल की स्थिति जो जारी है, जिसमें हमने कल देखा था कि भारतेंदु युग आधुनिक युग की शुरुआत की कड़ी है, और केवल शुरुआत की कड़ी नहीं है बल्कि भारतेंदु को पितामह माना गया। और क्यों माना गया इस पर बातचीत कल हुई है। आज की बातचीत हम करेंगे कि जब ब्रज और खड़ी बोली दोनों का मिश्रण हुआ, पद्य भारतेंदु काल में ब्रज में होने लगी। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रज जो एक ऐसी भाषा है जिसको कहा जाता है कि उसमें बहुत मुलायमपन है, सॉफ्टनेस है, एक कोमलता है। इसीलिए ब्रज की जो भाषा कविताओं में रह गई। लेकिन गद्य में आप देखेंगे कि ब्रज ने अपना स्थान धीरे धीरे छोड़ दिया और वहाँ स्थान खड़ी बोली ने ले ली। खड़ी बोली जिसने पूरे भारत को कहें, पूरे भारत इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब अधिक रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ना कि जब अधिक लोगों को कोई भी चीज़ प्रभावित करे तो आप समझिए कि वो सही दिशा में चल रहा है। जैसे ही लगे कि अधिक लोग इस बात से नाराज़ हैं और कम लोग खुश हो रहे हैं, इसका मतलब कि स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर विचार करना चाहिए। और कहा जाता है कि 100% सब कुछ होता नहीं है, तो कुछ तो रहेगा। तो ऐसे ही हुआ कि खड़ी बोली ने पूरी तरह से जो मगही क्षेत्र है, भोजपुरी क्षेत्र है, मैथिली का क्षेत्र है, आप देखेंगे कि और अन्य बोलियां जैसे अवधी है, ब्रज है, राजस्थानी है, गुजराती है, मराठी है, इन सब पे खड़ी बोली ने अपना कब्जा बनाया। हाँ, कुछ दक्षिण के क्षेत्रों में खड़ी बोली का कोई वर्चस्व नहीं रहा, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में नहीं रहा। तो आप कह सकते हैं कि 100% तो कुछ होता नहीं है, कुछ लोगों की जो परेशानियां हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसमें खुश थे। खड़ी बोली ने अपना स्थान ग्रहण किया, चीज़ें बहुत बदली, लोग समझने लगे, हिंदी को सीखने लगे क्योंकि उन्हें गद्य की रचनाएं पढ़नी है। यही कारण था कि गद्य ने अपना स्थान बनाया भारतेंदु युग में। युग इतना आगे रहा कि उसमें पत्र पत्रिकाएं, जैसे आप कवि प्रिया आप पढ़ते हैं, भारतेंदु की एक सबसे पहली पत्रिका है जिसको मैगजीन से बड़ी प्रसिद्धि मिली थी। लास्ट में उसका नाम भी रख दिया गया था कवि प्रिया मैगजीन करके। लेकिन आप देखते हैं कि वो क्षेत्र जो बना और ये पत्र पत्रिकाओं का, तो निश्चित रूप से भारतेंदु में निखार आने लगा। और यह निखार इतनी आई कि भारतेंदु मंडल के जितने भी रचनाकार थे वो गद्य में जरूर अपनी एक रचनाएं देने का प्रयास किया। एक ही रचना हो, प्रयास जारी रखा, लेकिन एक प्रयास जारी हुआ जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रचनाकार मिलेंगे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यह दौर भारत के इतिहास में देखें तो एक सुधार का दौर था, जिसको हम कह सकते हैं कि नवजागरण का दौर था। इस दौर ने निश्चित रूप से भारत को जगाने का काम किया और उसमें भारतेंदु की रचनाएं, लक्ष्मण सिंह की रचनाएं, राधा वल्लभ शास्त्री की रचनाएं, आप ऐसे कई रचनाकार हुए जो कि जहन में अभी देखें तो देवकी नंदन खत्री की रचनाएं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम कड़ियों बाइज अगर लेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लें, समय ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी रचनाओं पर हम बात, फुलौरी साहब जिनकी पहली रचना उपन्यास के रूप में हमारे सामने आया हुआ है, लेकिन दृष्टि में देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि स्थिति बदलती हुई नज़र आती है। और तब हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग, जिसमें भारतेंदु मंडल की रचनाकारों का दौर था, जिसमें बहुत अच्छी रचनाएं हुई, बहुत प्रबल चीज़ें उभर कर सामने आई, आज के लिए हम यहीं पे छोड़ते हैं कि भारतेंदु की रचनाओं में ही नहीं बल्कि भारतेंदु के काल में, जो काल लगभग 50 वर्षों का रहा है, ऐसे तो कहते हैं कि 34 वर्षों का काल माना जाना चाहिए, बहुत से आलोचकों का मत है। कारण इसका केवल एक है कि भारतेंदु मात्र 34 साल ही जीवित रहे।
लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि वो काल थोड़ा और आगे जाता है। संधि का काल होता है जब दूसरा काल समाप्त हो रहा है और एक काल का आगमन होना है, तो संधि का समय है। और उसमें कहा जाता है कि एक अनमुनाहट है, झुटपुटाहट है। जब सूर्य को बाहर आना है तो आप देखेंगे कि एक रोशनी भी होगी और अंधेरा भी होगा, ये दोनों का मिश्रण होता है और क्षितिज पे धीरे 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 लालिमा छाती है। वैसे ही भारतेंदु काल का अवसान होते होते आप देखेंगे कि लगभग 10 साल से 15 साल का समय लगा और इसके बाद से द्विवेदी युग शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि द्विवेदी युग शुरू होने के लिए द्विवेदी जी नहीं थे, लेकिन आप जानते हैं कि शुरुआत करना किसी भी कार्य में बहुत कठिन है, और फिर जो मिडेबल है, मतलब मध्य है उसका, वो बहुत प्रबल होता है। तो आइए आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, अगली बातचीत कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।